एक बार शीर्ष शानदार शानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो में सभी आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दर्पण। मिरर बोलते हैं, मिरर बोलते हैं, शीशा बोलते हैं। कंप्लीट वीडियो में आपके इतने टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे एक ही वीडियो से। कुछ खला थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, एग्जाम्पल भी है। न्यूमेरिकल आपके यहाँ पे भी कराए जाएंगे बहुत आसान तरीके से। और दर्पण कितने प्रकार के, वहाँ पे कितने प्रकार के नहीं थे, सभी प्रकारों को बहुत ही शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त इस इमेज की तरह आप अपना चेहरा देखने वाले। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं दर्पण क्या है, क्या है, क्या नहीं है। तो अब यहाँ पे एक मोटिवेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्या है कि मैं ठीक हूँ, यहाँ तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ या कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। अच्छा जी, बहुत खास तो मान लीजिए, बना लीजिए बहुत खास, ठीक। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने दर्पण को देखा हुआ। दर्पण जो आपका शीशा होता है वही को आप मिरर बोलते हैं, वही आपका होता है भैया जी। दर्पण कर अपना कर सब कुछ, तो दर्पण ये आपका यहाँ पे रखा, यही आपका दर्पण है। इसमें देखिए कुछ लाइनें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, यही आपकी दर्पण है। तो भैया जी दर्पण कांच का एक भाग होता है, दर्पण कांच का ही एक भाग होता है। क्या होता है? दर्पण कांच का ही एक भाग होता है, जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह परावर्तक अर्थात पॉलिश की गई होती है, पॉलिश की हुई होती है। यही आपका दर्पण होता है। एक होती चिकनी, एक होती आपकी पॉलिश वाली, वही आपका होता है दर्पण। ये आपका इधर रहा। उसके बाद इसके दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर कितने होते हैं? तो भैया जी टाइप्स ऑफ मिरर मिरर दो है भैया जी। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, सर्पिरिकल मिरर, मतलब कि गोली मिरर, मिरर दर्पण, समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो भैया जी समतल दर्पण के यहाँ पे प्रकार नहीं है, गोली दर्पण के प्रकार यहाँ पे जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, आप लोग समझने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तल अवतल दर्पण, इसके ये दो प्रकार है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब को आप इमेज बोलते हैं, ठीक। प्रतिबिंब को इमेज बोलते हैं। तो इमेज क्या है, प्रतिबिंब क्या है? आइए पढ़ते हैं। किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होते हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। अच्छा जी, मतलब कि इसको ऐसे, मतलब कि ये आपका कोई तल रखा है, इधर से आपकी किरण आ इधर से जा रही है, तो इस बिंदु पे ये काटते हैं, यही आपका वस्तु का प्रतिबिंब है, यही की आपकी इमेज बनेगी। यही यहाँ इस परिभाषा में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? आज ही पता चला। कौन कौन से? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी व काल्पनिक प्रतिबिंब। अच्छा जी, तो इनको भी पढ़ते हैं आसान तरीके से। उसके बाद हम प्रतिबिंब इमेज यहाँ पे बात करने वाले हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, रियल इमेज क्या होती है। तो ये आगे पढ़ते हैं। ये आपका जो फिगर यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका बैगी रियल इमेज का है, ठीक, रियल इमेज का। तो उसके बाद अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बहुत आसान तरीके से प्रतिबिंब रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक। तो प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा सदैव आपका उल्टा बनेगा। इसका चित्र आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यही आपका वास्तविक प्रतिबिंब का चित्र यहाँ पे ये बना हुआ है। एक बार फिर पढ़िए परिभाषा को, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। तो भैया जी कौन सा प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। तो उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं। आगे क्या बात करने वाले हैं देख लीजिए यहाँ पे। और उसके बाद अब बात होगी भैया जी आभासी व काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। इसका चित्र आपका ये रहा, पूरा का पूरा चित्र आपके लिए बनवा दिए यहाँ पे। उसके प्रकाश किरण
परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होते हैं उसी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ये आपका जैसा इधर था वैसा ही इधर बनेगा, और उसमें क्या था, इधर था तो भैया जी ये नीचे का हो गया था, उल्टा बना था। ये आपका सदैव सीधा बनता है। उसके बाद अब समतल दर्पण पे बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? समतल दर्पण जो आपके घर में होते हैं, जिसमें आप अपना चित्र को देखते हैं, अपने मुखड़े को देखते हैं, वही आपका होता है। तो मुखड़े को देखते आइए, यदि परावर्तक सतह समतल हो तो इसे समतल दर्पण के कहा जाता है। यदि परावर्तक सतह समतल हो तो इसे समतल दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण की दूसरी सतह पर चांदी अथवा पारे का लेप किया जाता है। मतलब कि चांदी का लेप किया गया, या इसमें पारे का लेप किया जाता है दूसरी सतह पर, तभी ये आपका यहाँ पे चित्र बना दिखे ना। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करने वाले हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म होते हैं, क्या होते हैं, वो भी हम समतल दर्पण के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हर एक, किसी को भी टेंशन लेने की बात नहीं, क्लास आपकी बहुत मस्त है, लंबी क्लास चलने वाली है। उसके बाद समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा होता है। मतलब कि ये समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी होगा और सीधा होगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार मूल वस्तु के आकार के बराबर होगा। इतना बड़ा आपका यहाँ पे चित्र मान लीजिए, आपका एक चित्र इतना बड़ा है, ये आपका स्क्वायर एक इतना बड़ा है, तो इस यही आपका इतना बड़ा इधर भी यहाँ पे रहेगा, या ना छोटा ना बड़ा होगा, ये आपके सेम सेम होंगे कटे। ठीक है, यही आपका होता है समतल दर्पण की एक और विशेषता। फिर उसके बाद यहाँ पे जब कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर बी वेग से गतिमान हो तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब दो वी वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। मतलब एक बी का वेग लेगा तो उसे दर्पण में दो बी का वेग दिखेगा। यही इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इसके और इसके गुणधर्म है। चलिए, इसमें राइट वाला होगा वो उल्टा दिखता है। समतल दर्पण आपके घरों में लगा होता है, जिसमें आप अपना मुखरा देखते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, और जिसकी परिभाषा है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण उपयोग में लाना पड़ता है। आधा दर्पण लाना पड़ता है, तब आपको वहां पे पूरा दिखेगा सरकार। फिर उसके बाद समतल दर्पण के समान रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बायां और बायां भाग दाईं ओर दिखाई पड़ता है। मतलब कि लेफ्ट वाला होगा वो राइट में दिखाई देगा, जो राइट वाला होगा वो आपका लेफ्ट में दिखाई देगा। इस जिसे पश्च परिवर्तित प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद और समतल दर्पण के उपयोग यूज ऑफ प्लेन मिरर, ये आप लोग बहुत जगह यूज भी करते हैं इस समतल दर्पण को। आइए देखते हैं क्या इसके यूज होने वाले हैं। तो भैया जी यहाँ पे देख लीजिए, सामान्यतः इसका प्रयोग दैनिक जीवन में दर्पण के रूप में किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग दैनिक जीवन में दर्पण के लिए किया जाता है। दर्पण समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी एवं परिदर्शी में किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे बाल कटाने वाली दुकान पे गए हैं, सैलून में गए हैं, वही आपका यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद बहुदर्शी में दो अथवा दो से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे के साथ निश्चित कोण पर झुके हुए लगे होते हैं, ताकि वे एक साथ एक से अधिक वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखा सके। अच्छा जी, ये भी बातें हैं, ये भी बातें, और भी बातें हैं, कुछ और भी बातें हैं कुछ। चलिए और भी बातों को यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं। परिदर्शी का उपयोग दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट से भिन्न स्तर अथवा दिशा में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। यह सामान्यतः पनडुब्बियों में ये आपकी पनडुब्बी बनी, पनडुब्बी, इसी को पनडुब्बी बोलते हैं। आज देख लीजिए पनडुब्बी, ठीक, पनडुब्बी, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे गोली दर्पण पे बात करने वाले हैं। गोली दर्पण क्या होता है? यहाँ पे गोली दर्पण आपके शरीर से मिलता जुलता आपको दिखाई प्रतीत होगा। कुछ शरीर की बातें होंगी, बायोलॉजी की बातें होंगी, कितने झक्कास तरीके से। आइए, गोली दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक
खोखले गोले का भाग हो अथवा गोलाकार सतह से निर्मित किया गया हो गोली दर्पण कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण भी भैया जी आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? अवतल, उत्तल, अवतल। तो भैया जी उत्तल और अवतल की बात यहाँ पे करेंगे। उत्तल अवतल, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये आपके उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब भैया जी उत्तल दर्पण से बात करेंगे। आइए, उत्तल दर्पण वह गोली दर्पण जिसकी वह स्तंभ उभरी हुई हो उत्तल दर्पण है। उत्तल कहलाती है वह स्तंभ उभरी मतलब कि बाहरी का उभरा हुआ मतलब कि इधर ये चिकना वाला होता है, चिकना इस प्रकार से होता है। ये आपका होता है। यही चित्र में आपने ऊपर देखा वही यहाँ पे दिखाया गया है, वही दर्शाया गया है, वही समझाया गया है। ओके, तो वह गोली दर्पण जिसकी वह स्तंभ उभरी हुई हो उत्तल कहलाती है, जिसकी आंतरिक सतह को लेपित किया गया मतलब कि आंतरिक अंदर से ये भैया जी लिपी हुई है मतलब कि इसको पॉलिश किया जाता है। पॉलिश लेपित बोलते हैं, लेपित किया जाता है। यह दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। अनंत से कोई किरणें आ रही उसको ये फैला देगा, ठीक, फैला देगा। इसलिए इसे अपराशी दर्पण भी कहा जाता है, अपराशी दर्पण भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है। भैया जी उत्तल दर्पण के उपयोग देखिए, प्रकाश को बिखेरता है, बड़े से छोटा करता है। जितना भी बड़ी चीज है उत्तल दर्पण लगा दिए हैं तो भैया जी छोटी ही नजर आएगी। अब इसका फिर कहाँ कहाँ होता है आइए देखते हैं। तो भैया जी स्कूटर में होता है, मोटर कार में होता है, बस में आदि में पीछे के वाहनों को देखने के लिए प्रयुक्त साइड मिरर अथवा रियर व्यू मिरर के रूप में ये आपका साइड मिरर में होता है। शीशा जो लगा होता है कार में, बस में, स्कूटर में, स्कूटी में, साइकिल में भी लगा होता था पहले, अब नहीं लगता है साइकिल में, ठीक। यही आपका उत्तल दर्पण होता है। अब आपने देख लिया। अब उसके बाद और भी इसके उपयोग है, और भी उपयोगों को ध्यान से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। स्टैटिक लैंप में इसका प्रयोग क्या होता है? ये आपकी जो लैंप होती है ये पढ़ाई वाली लैंप होती है, स्टडी लैंप, स्टडी लाइट इसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद अब हम अवतल दर्पण पे बात करने वाले। अवतल दर्पण कौन सी वजह है, कौन सी अदा है। अब उसके बाद अवतल दर्पण पे बात करने वाले। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर झुका हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। इसका बाह्य भाग लेपित, इसका जो बाह्य का भाग होगा वो लेपित होगा। बाह्य भाग भैया जी क्या होगा? लेपित होगा। बाह्य भाग लेपित होगा होता है। यह प्रकाश को सिकोड़, पहले भी ये प्रकाश को सिकोड़ेगा। ये प्रकाश आता है तो बाबूजी एक केंद्र पे आ गया, एक जगह पे आ गया, ज्यादा यहाँ पे आपको फैलने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश को सिकोड़ता है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब इसके भी प्रयोग देखते हैं। लाइट को सिकोड़ता है, छोटे से बड़ा करता है। जो छोटा प्रकाश होगा ये कैसे करेगा? ये प्रकाश है, ये जा रहा है, इसको ये इसे फैलाएगा। ये आपका इसका कार्य होता है, ये इसका कार्य होता है, ठीक। एक को मैं फैला दिया करता है यहाँ पे। अब इसके उपयोग देखते हैं। आइए, डॉक्टर पैसा, पहले डॉक्टर का नाम आ गया। डॉक्टर आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये आपका इसमें अवतल दर्पण लगाते हैं, अवतल दर्पण लगाते हैं, ठीक। अवतल दर्पण के साथ माइनस का साइन आता है और प्लस का आपका उत्तर के साथ आता है, ठीक। समझ में आगे कोई बात? एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने आपको यहीं पे बता दिया सर का। उसके बाद दांत विशेषज्ञ इसका उपयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। चलिए ठीक, अच्छी बात। टॉर्च कारों तथा स्कूटरों के हेडलाइट में भी इसका प्रयोग होता है। मतलब कि कार में आपके दोनों
लेंस लगते हैं। अवतल अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों आपके लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सोलर कूलर में भी यही होता है। शेडिंग दर्पण में जो आपके शेडिंग वाले दर्पण होते हैं, यहाँ इसको जो है कि बड़ा बड़ा देखने के लिए भी यहाँ आपके मिरर होते हैं। उसके बाद गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली, कौन कौन सी शब्दावली आइए उन पे भी बात करने वाले हैं कि भैया जी वक्ता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए आइए भी, वक्ता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। ये आपका, इसे हम शीशे, ये आपका वक्ता केंद्र हो गया, ठीक। अब ध्रुवी को क्या बोलते हैं, पोल। ये आपका जहाँ पे मिरर होता है वहीं के सेंटर में ये आपका पोल होता है। अब इसको पढ़ेंगे, दर्पण के परावर्तक सतह पर स्थित केंद्र को, ये आपका यहाँ पे केंद्र होता है, इसी केंद्र को ध्रुवी दर्पण का ध्रुव पी कहते हैं, दर्पण का ध्रुव पी कहते हैं, ठीक। वक्ता त्रिज्या क्या होती है, वक्ता त्रिज्या रेडियस ऑफ, ये आपकी सी से लिखी जाती है, ठीक, सी से लिखी जाती है। वक्ता त्रिज्या क्या होगी, तो वक्ता त्रिज्या देख लीजिए, ध्रुव P और केंद्र C के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या R से यहाँ पे लिखते हैं, R से, यहाँ पे R से इसको लिखते हैं, इसको R से लिखते हैं, मतलब कि C और P, यहाँ पे ये F नहीं है, फिर इसको भैया जी R बनाइए, ये आपका R है। अब लग रहा नहीं लग रहा है, अलग, ठीक, अब लग रहा नहीं लग रहा है, शाबाश। तो मानो मेरा कहना वरना तू क्या जिताएगा, तो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिले जाएगा। अरे यार, यही आपकी आर हो गई, और अब समझ में आएंगे पूरी बात, चलिए ये आपका आर होगा। उसके बाद एफ बराबर एक सूत्र आपको याद रखना है, एफ बराबर आर बटे 2 या आर बराबर 2f। तो अब आपके सामने सवाल भी, यहाँ पे सोल्यूशन भी है, यहाँ पे कहा गया 40 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले दर्पण की फोकस दूरी। यहाँ पे जब आपको फोकस दूरी दी जाती है और आपसे आर पूछा जाए, जब आपको एफ दी जाए और आर पूछा जाए तो एफ को आधा कर देना है, वही आपका आंसर हो जाता है। मतलब कि 40 दिया है तो इसका आंसर आपका 20 होगा, ठीक, 20 इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद आगे बात करने वाले हैं बहुत आसान तरीके से। फिर यहाँ पे ये फोकस क्या होती है, फोकस पे भी बात करने वाले हैं, आइए सरकार। फोकस दूरी, गोली दर्पण सोनी शब्दावली। फोकस क्या होता है, फोकस की परिभाषा त्रिज्या के आधे को फोकस कहते हैं, त्रिज्या के आधे मतलब कि आर के आधे को हम बराबर एफ कहते हैं, ठीक। ये आपको जाएगा। बिंब क्या होता है, वस्तु को बिंब कहा जाता है, वस्तु को आप बिंब कहते हैं, ये आपकी वस्तु किसी को आप बिंब कहा जाता है। यह हमेशा बाई ओर होती है, हमेशा ये आपकी बाई और लेफ्ट ओर होगी, इसे यू द्वारा दर्शाया जाता है, इसे यू द्वारा दर्शाया जाता है। हमेशा यह नेगेटिव होगा, हमेशा ये नेगेटिव ही होती है। फिर उसके बाद प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज, इसे बी से लिखते हैं, ठीक। प्रतिबिंब को आप बी से लिखते हैं, दर्पण के अंदर जहाँ किरणें मिलती हैं उसे उसे प्रतिबिंब को उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जहाँ किरणें मिलती हैं उसे प्रतिबिंब बोलते हैं, इसे बी द्वारा लिखा जाता है। यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, हो सकती है। उसके बाद दर्पण के दाहिने राइट साइड पेट किया जाता है, ये आपका इधर राइट साइड इधर इसका पेट किया गया है, इधर ये इसका पेट किया गया है, और प्रकाश वेव लेफ्ट साइड से आता है, ये आपका लेफ्ट साइड से प्रकाश आएगा। वस्तु को सीधे लेफ्ट साइड में रखते हैं, ये आपकी वस्तु लेफ्ट साइड में रखी है, लेफ्ट साइड का सही मान नेगेटिव, इधर के मान सही आपके नेगेटिव होंगे, इधर की आपके प्लस मान होंगे, इधर होंगे नेगेटिव, इधर होंगे आपके प्लस, ओके। अब आपका दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये आपका प्रतिबिंब बना है अनंत से। अब आप यहाँ से सब कुछ आसानी से सीख लीजिए। ये आपका अनंत हो गया, ये आपकी वक्र केंद्र हो गई, ये आपकी फोकस दूरी हो गई, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपकी वस्तु हो गई, ठीक। उसके बाद उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनना, ये आपका उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा।
अब इस टेली को आपको याद करना है, समझ लेना है बहुत आसान तरीके से, किसी भी को प्रकार की दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब इस टेली को समझना है। टेली क्या है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। अनंत जब स्थिति होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? अधिक छोटा या बिंब के आकार का होगा, और इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक या उल्टा हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र से सिरे पर हो तो क्या होगा? वक्रता केंद्र पर हो तो क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति क्या देगी? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में होगी, आकार इसका छोटा हो जाएगा, प्रकृति इसकी वास्तविक या उल्टा हो जाएगी। अगर बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर स्थिति भी होगी प्रतिबिंब की भी, और समान आकार की होगी भैया जी, प्रतिबिंब का आकार समान होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा या वास्तविक बनेगी। फिर उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होगी। फिर उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र से परे होगी। फिर उसमें प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? विवर्धित होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक अथवा उल्टा होगी। फिर उसके बाद फोकस पर हो तो भैया अनंत पर प्रतिबिंब की स्थिति होगी, आकार आपका अत्यधिक विवर्धित बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा इसकी प्रकृति होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करने वाले हैं ध्रुव तथा फोकस के बीच होगी तो दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्धी बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ये आपकी टेली थी, वो भी आपने यहाँ पे सीख ली, समझ ली। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वस्तु की स्थिति, छवि, वस्तु का आकार, छवि की प्रकृति आपका यहाँ पे है। अगर आपकी यहाँ पे अनंत पर है तो दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगी, वस्तु बहुत, छवि का आकार कैसा होगा? बहुत कम हो गया, और आभासी और सीधा बनेगा। अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच का क्या होगा? अनंत और ध्रुव के बीच P और F के बीच में दर्पण के पीछे बनेगा, कम छवि का आकार कैसा होगा? कम होगा, आभासी और सीधा बनेगा, प्रकृति इसकी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे वस्तु की दूरी क्या होगी? U होगी, उल्टा और अवतल दोनों में ही -V होगा, ठीक। वस्तु की दूरी में फिर से फोकस दूरी, अवतल में प्लस होगी, अवतल में माइनस होगी, उत्तल में प्लस होगी, ठीक। दूरी भैया जी आपकी दोनों में माइनस रहती है, चाहे वो आपका उत्तल दर्पण लगा हो चाहे अवतल दर्पण लगा हो। जब अब फोकस दूरी अगर अवतल दर्पण लगा है तो माइनस में होगी, उत्तल लगा है तो प्लस में होगी, यही आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे किसको क्या बोलते हैं, फार्मूला भी आपके यहाँ पे आ गए हैं। हर एक फार्मूला अपने आप में झक्कास है, झक्कास। यहाँ पे फार्मूला क्या है? दर्पण के फार्मूला 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U हो गया। F क्या है? फोकस दूरी, B क्या है? प्रतिबिंब, U क्या है? वस्तु की दूरी है। सभी परिस्थितियों में U नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि वस्तु बाईं ओर रहती है, मतलब कि U आपका सभी परिस्थितियों में क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा। इसके उत्तल दर्पण के लिए फोकस ऋणात्मक तथा अवतल दर्पण के लिए फोकस ऋणात्मक होगा। ये आपके नोट्स बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद प्रतिबिंब बनाने के बाद V का मान पता चलता चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा सवाल दिखा दिए हैं, यहाँ पे कराने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। एक अवतल दर्पण से 100 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, मतलब कि U आपके दूरी -10 हो जाएगी। F दिया है, B पूछा गया है तो F बराबर, और कौन सा है जी? अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में आपका माइनस वाला लगेगा, F माइनस हो जाती है इसकी। इसके बाद दूसरा भी सवाल आप यहाँ पे लिख लो, तीसरा भी सवाल का स्क्रीनशॉट मान लीजिए, चौथा भी सवाल आपका। आप उसके बाद
आवर्धन पे बात करने वाले हैं। आवर्धन क्या है? आवर्धन क्या होता है? इस आवर्धन पे भी बात करने वाले हैं। कोई दर्पण या लेंस किसी वस्तु को जितना छोटा या जितना बड़ा या छोटा बना सकता है, इस क्षमता को आवर्धन क्षमता कहते हैं। m बराबर b बटा u, लेंस के लिए m बराबर -b बटा u दर्पण के लिए होगा। m बराबर I बटे o। I क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को हम o बोलते हैं। m नेगेटिव तब होगा जब प्रतिबिंब उल्टा और आभासी बनेगा। अगर जब प्लस कब होगा? जब आपका सीधा और आभासी बनेगा। वास्तविक और उल्टा आपका माइनस में बनता है, नेगेटिव में बनता है। ठीक, तो उसके बाद m का मान अगर 1 आता है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। अगर m का मान छोटा आता है 1 से तो वस्तु से छोटा बनेगा। अगर m का मान बड़ा आता है तो वस्तु से बड़ा बनेगा। आवर्धन क्या होता है? उसके बाद आवर्धन क्या होता है, इस पे भी बात करने वाले हैं। टेंशन आपको यहाँ पे नहीं लेना है। तो यदि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 है तो प्रतिबिंब होगा a बराबर आभासी और वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक और छोटा होगा, आभासी और वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा होगा। चलिए ओके। इसके बाद आवर्धन माइनस वाला हो जाएगा कि यदि गोलीय दर्पण में किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -1.38 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी सीधा और बड़ा, वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी सीधा और छोटा होगा। ठीक, तो उसके बाद आवर्धन। इसके बाद यहाँ पे भैया जी सवाल आपके आ गए। चलिए, इस मात्र आप लोगों ने दर्पण को सीख लिया कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के आपके दर्पण नहीं होते हैं। सब कुछ आप लोगों ने सीख लिया और दर्पण आप लोगों ने देखा है, समझा है, सीखा है, जाना है। पहले आपको इतना नहीं पता होगा, उम्मीद से बता सकते हैं लेकिन नहीं पता। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा। तो भैया जी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी को ऑन करिए। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।